हम ऐसे इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, तो वी ग्रुप देम, हम उनको ग्रुप कर देते हैं। अब बच्चों बड़ी ही सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम ऑन द बेसिस और ऑन द टाइप ऑफ द वर्क दैट पीपल आर डूइंग, इतना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे, इतना फाइनल यहाँ पे, इतना फाइनल यहाँ पे, और एक साल में हम देखते हैं तो हमें पता चला कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है, टोटल प्रोडक्शन तीनों को मिलाकर हुई है 31 करोड़ की। अगर आप कुछ लोगों को प्राइमरी सेक्टर से निकाल भी दोगे तो भी प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आज 7 करोड़ की कमाई हो रही है, अगर थोड़े लोग निकल भी जाएंगे तो कल को भी 7 करोड़ की ही कमाई होगी, कोई ऐसे कम वम नहीं हो जाएगा कुछ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। बच्चों दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, और आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, वो भी इन वन शॉट। यानी कि इस एक क्लास को देखने के बाद आप लोगों के मन में जितने भी डाउट्स इस चैप्टर को लेकर हैं वो सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो फटाफट से आराम से एक कोना पकड़ लीजिए, अपने सोफे पे बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए और क्लास को चालू कर लेते हैं। ध्यान से हर चीज को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आने वाली है after this class. All right, so let's start the class guys without wasting any further time. तो जब हम यहाँ पर सेक्टर्स की बात करते हैं, देखो दो शब्द हैं चैप्टर के टॉपिक में, सेक्टर्स और एक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है और उस अर्थव्यवस्था के अंदर हम लोग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। बच्चों सेक्टर क्या होता है? देखो जैसे आप लोग ठीक है पिज्जा खाते हो, तो सपोज वो पिज्जा एक रेगुलर साइज पिज्जा है और उस पिज्जा के 4 हिस्से कर दिए गए हैं, तो मैं बोलूंगी कि दिस पिज्जा इज डिवाइडेड इन 4 सेक्टर्स, इन द सेंस उसके 4 हिस्से हैं, 4 पार्ट्स हैं। सिमिलरली उसी तरीके से जब मैं बात करती हूं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? जिन एक्टिविटीज को परफॉर्म करके लोग पैसा कमाते हैं, उन सभी एक्टिविटीज को जब एक तरीके से ग्रुप कर दिया जाता है कि यार देखो कुछ एक्टिविटीज सिमिलर तरीके की एक्टिविटीज हैं, कि कुछ लोग जो है कोई केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, बट ये सारे लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। दे ऑल आर डूइंग डिफरेंट वर्क, बट एट द एंड ऑफ द डे ब्रॉडर डिविजन अगर देखा जाए तो एवरीवन इज डूइंग इंडस्ट्रियल वर्क। इंडस्ट्रियल वर्क ही कर रहे हैं ना सब, बट अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो सपोज हम उन सभी लोगों को एक सेक्टर में डाल दें और बोल दें कि ये सारे लोग इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हिस्सा हो गया। फिर हम बोल रहे हैं कि यार कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खेती बाड़ी करते हैं, मतलब नेचुरल चीजों से ही वो पैसा कमाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से वो पैसा कमाते हैं। जैसे कि हो सकता है कि कुछ लोग फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट हो अपने गुजारे के लिए, कुछ लोग खेती बाड़ी करते हो, कुछ लोग जो हैं भेड़ बकरियों को चारा चरवाते हो, फिर एनिमल प्रोडक्ट्स को बेच के पैसा कमाते हो। तो ये सारे लोग एक तरीके से देखा जाए काम तो अलग अलग कर रहे हैं, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज या फिर नेचर पर निर्भर है अपने काम के लिए। ठीक है, तो उनको हम एक सेक्टर में डाल दें। तो इस तरीके से जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक तरीके से ग्रुप कर दिया जाता है तो अलग अलग सेक्टर्स हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के फॉर्म होते हैं। ऑलराइट, अब देखो यहां पर सबसे पहले बात हो रही है सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं, हम ऐसे इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? तो वी ग्रुप देम, हम उनको ग्रुप कर देते हैं। अब बच्चों बड़ी ही सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम ऑन द बेसिस और ऑन द टाइप ऑफ द वर्क दैट पीपल आर डूइंग, उस हिसाब से लोगों को 3 हिस्सों में ग्रुप करते हैं। वो 3 सेक्टर्स कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो इन 3 सेक्टर्स में लोग बहुत सारे अलग अलग काम कर रहे हैं, बट ब्रॉडर डिवीजन में अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को हमने प्राइमरी सेक्टर में डाल दिया, कुछ लोगों को हमने सेकेंडरी में डाल दिया, कुछ लोगों को टर्शरी में डाल दिया। अब डाल दिया का ये मतलब नहीं कि पकड़ पकड़ के अरे तुम प्राइमरी में, तुम सेकेंडरी में, तुम टर्शरी में, नहीं। इट इज ऑन सम बेसिस, हमने कोई बेसिस चूज करा। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी क्लासरूम है, उस क्लासरूम में मैं 3 ग्रुप्स में लोगों को बांटना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा ग्रुप हो जिसके अंदर क्लास के सारे जो पढ़ते हैं बच्चे, जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, एकेडमिक नॉलेज जिनके पास सबसे ज्यादा है वो आ जाएंगे। एक ऐसे बच्चे हैं जो कि मैं बोल सकती हूँ परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारे बहुत अच्छे। और एक बच्चे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल
who are very good at sports. अब देखो यहाँ पे अकेडमिकली अगर मैं बात करूं तो मैं सपोज 10 बच्चों को अकेडमिक्स वाले ग्रुप में डालती हूँ, हो सकता है कि उसमें से कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा हो, कोई इंग्लिश में अच्छा हो, कोई एसएसटी में अच्छा हो, कोई साइंस में अच्छा हो, लेकिन ऑल्दो दे आर गुड एट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट क्योंकि वो सब पढ़ाई में अच्छे हैं तो मैंने उनको एक ग्रुप में डाल दिया। दूसरा ग्रुप मैंने बोला परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है, बट मैंने उन सभी को एक ग्रुप में डाल दिया। फिर तीसरा ग्रुप है स्पोर्ट्स में, हो सकता है कोई बैडमिंटन में अच्छा है, कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई वॉलीबॉल में अच्छा है, कोई बास्केटबॉल में अच्छा है, बट सबको मैंने एक ही ग्रुप में डाल दिया। तो उसी सेम तरीके से लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो परफॉर्म कर रहे हैं, बट एक ब्रॉडर डिविजन के बेसिस पर मैंने उनको 3 अलग ग्रुप्स में बांट दिया। मैंने नहीं बांटा है, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स में उनको बांटा जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ग्रुप में। अब बच्चों ये 3 सेक्टर्स हैं अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, एक एक करके जो है हर सेक्टर को समझते हुए जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, देखो सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। सिंपली आपको याद रखना है कि यार प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे लोग पैसा कमा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल करके, एक्सप्लॉइट करके। यानी कि अगर कोई इंसान खेती बाड़ी कर रहा है, नेचुरल रिसोर्स को यूज करके कर रहा है, कोई इंसान जो है माइनिंग कर रहा है। अब माइनिंग करने का मतलब है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना। मिनरल्स एक नेचुरल रिसोर्स है, तो आप उसको अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो वो भी एक तरीके से क्या है, आप नेचुरल रिसोर्सेज को ही एक्सप्लॉइट करके वो काम कर रहे हैं, तो वो भी प्राइमरी सेक्टर में आएगा। आप लोग, मैं बोल सकती हूँ कि फिश ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, फिशिंग कर रहे हैं, या फिर फॉरेस्ट्री कर रहे हो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हो। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट अंडरस्टैंड कि ये सब जो है करी जा रही है नेचर को यूज करके, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके। तो कोई फिशरमैन है, कोई लाइफ स्टॉक हर्डिंग कर रहा है, भेड़ बकरियों को चारा चरवा के फिर उनके प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, फार्मर है, माइनिंग है। तो ये सारी चीजें जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके करी जाती हैं। When we produce a good, जब कोई भी सामान प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। इस सेक्टर का एक और नाम है बच्चे लोग, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर एंड मिनरल्स एंड ओर्स। तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिसमें मिनरल मौजूद होता है उसको ओर बोला जाता है। मिनरल्स और ओर्स भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचर में ही पाए जाते हैं, इस वजह से उनके एक्सट्रैक्शन को भी, माइनिंग का जो काम होता है वो भी प्राइमरी सेक्टर का ही हिस्सा होता है। तो एग्जाम्पल में आपको बस ये लाइन लिखनी होगी, इसका नाम बताना होगा और फिर एग्जाम्पल में लिखना होगा कि फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, लाइफ स्टॉक, ये सारी चीजें, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट टाइप का सेक्टर है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। अब बच्चों देखो, हम बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर क्या है, जब आप एक पर्टिकुलर गुड से उसको, उसके फॉर्म को बदल के कुछ और गुड बना रहे हो, मशीनों की मदद से या ह्यूमन लेबर की मदद से। देखिए कैसे, इट कवर्स द एक्टिविटीज इन विच द नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. It is the next step after primary sector. अब यार देखो, प्राइमरी सेक्टर में क्या करा हमने, बड़ा क्यूट सा एग्जांपल लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर में एक किसान थे, इन अंकल ने टमाटर, ठीक है, टमाटर उगाए, बहुत सारे टमाटर उगाए। अब ये टमाटर उगने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली कुछ टमाटर तो मार्केट में पहुंचा दिए जाएंगे जिनको कच्चे टमाटर खरीदने उनके लिए, बट यार देखो कुछ टमाटर जो है ना वो इंडस्ट्री में भी पहुंचा दिए जाएंगे। ये कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री की हमने देखा है ना पिक्चर, तो ये इंडस्ट्री होगी हमारी टमेटो केचप प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री। अब रॉ टमेटो, कच्चा टमाटर इस इंडस्ट्री में पहुंचाया जाएगा, उस टमाटर को प्रोसेस करके उसके साथ और चीजें मिला मिलू के उससे टमेटो केचप बनाई जाएगी। तो ये जो काम है जहां पर आप क्या कर रहे हो, नेचुरल प्रोडक्ट्स के फॉर्म को चेंज करके कुछ और उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर किसी भी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो उसके फॉर्म को बदलकर, तो वो सारी हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं, जो कि सारे काम हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो सकता है जैसे प्लास्टिक से वाटर बॉटल को बनाना, हम लोग बोल सकते हैं टमाटर से टमेटो केचप को बनाना, हम बोल सकते हैं कि कोकोआ से चॉकलेट बनाना, ठीक है, चीनी से आइसक्रीम बनाना, दूध से आइसक्रीम बनाना, दूध से चीज बनाना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेयर कुछ चीजों के फॉर्म को बदला जा रहा है थ्रू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, दैट इज अ वर्क ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रॉ मटेरियल को ही, हम कुछ और प्रोडक्ट से भी कुछ और प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट जब हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू कर रहे हैं तो उसको सेकेंडरी सेक्टर का ही हिस्सा हम लोग मानेंगे। फैक्ट्री में हो सकती है ये चीज, वर्कशॉप में हो सकती है, या फिर लोग जो है छोटे छोटे घर पे भी तो कारखाने खोलते हैं, तो वहां पर भी सेकेंडरी सेक्टर का काम हो सकता है। इस पर्टिकुलर सेक्टर का दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल
सेक्टर, इसको बच्चों इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है क्योंकि सारा इंडस्ट्रियल वर्क है, चाहे वो घर में हो रहा हो, वर्कशॉप में हो रहा हो, फैक्ट्री में हो रहा हो, स्केल है ना कि छोटे स्केल से बड़े स्केल पे जाना है, ये है वो है, बट हाँ इट इज ऑल अ वर्क ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। ऑलराइट, नेक्स्ट तीसरा सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी का आता है टर्शरी सेक्टर। अब बच्चों टर्शरी सेक्टर के अंदर ना कोई सामान की प्रोडक्शन नहीं हो रही, जैसे प्राइमरी में सेकेंडरी में तो सामान बन रहा था कि हम प्राइमरी के अंदर खेती कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम प्राइमरी के अंदर भेड़ बकरियों को चारा चरवा रहे हैं, उनसे उनके एनिमल प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट से हम लोग फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहे हैं, तो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं तो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और सेकेंडरी में भी गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। बट टर्शरी सेक्टर के अंदर कोई सामान प्रोड्यूस नहीं होता है। टर्शरी सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सामान की प्रोडक्शन नहीं बल्कि सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो देखिए, दीज एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट आर इन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, help in the development of the primary and the secondary sector, and since the activities generate services rather than goods, this sector is also known as the service sector. एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों की टर्शरी सेक्टर के अंदर कोई सामान प्रोड्यूस नहीं होता है बल्कि सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, और इसी वजह से टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि टर्शरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? कंधा देता है उनको? नहीं बच्चों, टर्शरी सेक्टर सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो जाहिर सी बात है कि एक किसान है, उस किसान को सपोज खेती करनी है, पर उस खेती करने के लिए उसके पास एडिक्वेट पैसा नहीं है, इतना पैसा वैसा धनराशि नहीं है। अब धनराशि के लिए उसको लेना पड़ेगा लोन, तो हो सकता है कि वो फार्मर बैंक के पास जाए और बैंक से लोन ले। बैंक क्या है? क्या बैंक कोई गुड प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, बैंक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उस किसान को। तो बैंक की सर्विस प्रोवाइड करने से हमारे किसान का भला हो गया। उसी के साथ साथ आगे जो है टमाटर पहुंचाना है इंडस्ट्री तक, तो टमाटर अपने आप चल के जाएगा, टमाटर के पैर लग जाएंगे? नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। तो उस टमाटर को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए भी हमको किसी ना किसी व्हीकल की जरूरत होगी, तो कोई ट्रक होगा, ट्रैक्टर होगा जो भरकर, ट्रैक्टर तो नहीं, ट्रक ही भरकर लेकर जाएगा उस टमाटर को फैक्ट्री तक। तो वो जो एक ट्रांसपोर्टेशन है वो भी एक सर्विस है। ठीक है, वो भी सर्विस, बैंकिंग भी एक सर्विस। तो इस तरीके से बच्चों बहुत सारी सर्विसेज जो है वो हेल्प करती हैं, एड करती हैं हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, और उन दोनों सेक्टर्स को कनेक्ट भी करती हैं। तो एक तरीके से टर्शरी सेक्टर जितना ज्यादा डेवलप होगा, जितनी अच्छी बैंकिंग फैसिलिटीज, जितनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होंगी, जितनी अच्छी इंश्योरेंस फैसिलिटीज होंगी, तो ऑल ऑफ दीज फैसिलिटीज आर गोना, अगर उनका डेवलपमेंट होता है तो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट उनके साथ ही होगा, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर एक तरीके से टर्शरी सेक्टर पर निर्भर रहता है। ठीक है, ये बात सभी के समझ में आई है। तो ये तो 3 सेक्टर्स हो गए। नाउ कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच द सेक्टर। यार देखो, अब होता क्या है, हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, तीनों ही सेक्टर्स में बहुत सारे गुड्स, बहुत सारी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, और हर गुड है, हर सर्विस है, उसको बेचा जाएगा मार्केट में, उसका कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो हम उसको काउंट कैसे करेंगे कि कितनी प्रोडक्शन हमने करी है, कितना पैसा उससे कमाया है? क्या हम एक एक चीज को काउंट करने लगेंगे? क्या कंट्री में तो फिर सोचो, एक छोटे से कील से लेकर, जो एक आयरन नेल होता है, उससे लेकर एक बड़ी सी शिप तक प्रोड्यूस करी जाती है। So it is not possible to count each and everything. So हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग लेते हैं the final value of those goods and services. With so many thousands of goods and services that are produced, you might think this is an impossible task. इतने सामान बन रहे हैं, इतनी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, हर एक एक चीज को, चुन्नी मुन्नी चीज को गिनना is not what we can afford to do. तो इस वजह से बच्चों हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम से सुलझने के लिए इकोनॉमिस्ट ने ये सजेस्ट करा है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। तो उन गुड्स एंड सर्विसेज से क्या वैल्यू हम लोगों को मिली है, सिर्फ उसी को हम ऐड करेंगे, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग यार कितनी चीजें प्रोड्यूस हुई, क्या क्या प्रोड्यूस हुआ। नहीं, सो डायरेक्ट जो वैल्यू हमें चाहिए ना वो हम ऐड करेंगे। इन द सेंस देखो, सपोज मैं बोल रही हूँ कि इस बार प्राइमरी सेक्टर में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए थे उससे हमें 5 करोड़ जनरेट हुए हैं, सेकेंडरी से 3 करोड़ जनरेट हुए हैं, और टर्शरी से 6 करोड़ जनरेट हुए हैं। तो मैंने सबको मिला दिया। ठीक है, तो वो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गई, जो कि मैंने एड अप कर दिया और मुझे टोटली मिल गया कि यार इतने वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं।
तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द एक्चुअल नंबर्स आई हैव जस्ट एडेड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज. क्लियर है? One precaution has to be taken. Not every good or service that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the final goods and services. अब बच्चों एक बहुत ही सावधानी जो कि हम लोगों को बरतनी पड़ती है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, दैट इज टू नॉट काउंट एवरीथिंग. हर चीज काउंट नहीं करनी है, ठीक है? So that is one precaution that we have to take कि we do not have to count each and everything. सिर्फ जो final goods and services का value है उसी को हम लोग काउंट करने वाले हैं. देखो अब यहां पर बात हो रही है कि फाइनल गुड्स क्या है भाई, पहले तो ये समझा दो, ठीक है? और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. सो यहां पे बच्चे लोग बड़े ध्यान से समझेगा, बहुत ही सिंपल सी बात है. जब भी मैं फाइनल गुड्स की बात करती हूँ तो मतलब फाइनल, ठीक है, फुल एंड फाइनल, जो कि डायरेक्टली आप जाके मार्केट में परचेज कर रहे हो, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है. जैसे कि यार देखो होता क्या है कि मैं सपोज एक बिस्किट के पैकेट की बात कर रही हूँ, ठीक है? अब उस बिस्किट के पैकेट को बनने में मैं बोल रही हूँ कि यार बहुत सारा सामान लगा था, यानी कि चीनी लगी थी, मैदा लगा था, क्या क्या पता नहीं उसमें हमने, और चॉकलेट बिस्किट थे, चोको चिप्स डाली थी, चॉकलेट पाउडर डाला था, क्या क्या डाला था, ठीक है? सो ये जो सारी चीजें हैं अल्टीमेटली उसको मिलाकर हमने बिस्किट्स बना लिए. अब बिस्किट का पैकेट सपोज मैं बोल रही हूँ, देखो यहाँ पे सपोज हम बोल रहे हैं कि चीनी लगी थी, चीनी की कॉस्ट 15 रुपए थी, फिर उसके बाद उसमें चॉकलेट लगी थी, चॉकलेट जो है 40 रुपए की थी, फिर हम देख रहे हैं कि उसमें जो है चोको चिप्स डली थी, 10 रुपए की कॉस्ट थी उनकी, ठीक है? व्हाटएवर, मैदा डला था, ठीक है, वो 30 रुपए का था. तो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 रुपीज उसकी कॉस्ट थी, बट हमने सपोज उसको 120 रुपए में मार्केट में बेच दिया. प्रॉफिट भी तो लगाएंगे ना, तो प्रॉफिट लगाकर उसको 120 रुपए में मार्केट में बेच दिया. आपने जो है वो प्रोडक्ट 120 रुपए में खरीदा. तो हम ना यहाँ पर ये सारी कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे जो है इंटरमीडिएट गुड्स हैं. ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं which are used in the production of final goods. फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन में हम जिनको यूज कर रहे हैं वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं. अभी अगर आप यहाँ पर 120 रुपए भी इंक्लूड करोगे कि यार इतने का तो मैंने बिस्किट का पैकेट खरीदा, बट उसमें चीनी भी तो थी, चलो 15 रुपए और 40 रुपए और फिर से जोड़ोगे तो कोई फायदा नहीं है ना. इस मतलब ऐसे तो आप फिर डबल काउंटिंग कर रहे हो. आप चीनी को 2 बारी काउंट कर रहे हो क्योंकि वो उसकी कॉस्ट इसमें ऑलरेडी जुड़ी हुई है. आप मैदे को 2 बारी काउंट करोगे क्योंकि उसकी कॉस्ट इसमें ऑलरेडी जुड़ी हुई है, ठीक है? सो यू विल नॉट काउंट दैट. फाइनल जो गुड है जो कि डायरेक्टली आपने कंज्यूम कर लिया, ठीक है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर. कंज्यूमर जो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है वो हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है. जो कंज्यूमर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में सामान लगा है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, हम फाइनल वैल्यू को ही लेंगे, क्योंकि हम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करेंगे. क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट करेंगे तो हर चीज की वैल्यू 2 बारी काउंट हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी इसलिए, ठीक है? सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वी विल ओनली काउंट द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर ने कंज्यूम करे हैं. ऑलराइट, चलो आगे आ जाओ. आगे देखो क्या बात हो रही है. अब ये सारे जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर. अब बच्चों मेरी ध्यान से बात सुनेगा. सपोज मैं एक साल की बात कर रही हूँ, हम काउंट करते हैं कि 2022 से लेकर सपोज मैं 2023 की बात कर रही हूँ. इस साल में मैं बोलती हूँ कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, तीनों में ही कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हुई है. सपोज प्राइमरी सेक्टर में बोलती हूँ कि 7 करोड़ की प्रोडक्शन हुई है, सेकेंडरी में मैं बोलती हूँ कि 9 करोड़ की प्रोडक्शन हुई है, और टर्शरी में सपोज 15 करोड़ की प्रोडक्शन हुई है, ठीक है? तो इसको हम काउंट करेंगे. पहले तो कैलकुलेट करेंगे हम. 15 + 9
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 होगा ना, ठीक है। तो टोटल 31 करोड़, हाँ टोटल 31 करोड़ मैं बोल रही हूँ। तो ये देखो, इतना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे, इतना फाइनल यहाँ पे, इतना फाइनल यहाँ पे, और एक साल में हम देखते हैं तो हमें पता चला कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है, टोटल प्रोडक्शन तीनों को मिलाकर हुई है 31 करोड़ की। लेकिन जब हमने देखा कि अगर हम सिर्फ प्राइमरी सेक्टर की बात करें कि इस साल में प्राइमरी सेक्टर की टोटल प्रोडक्शन हुई है 7 करोड़ की, इस साल में सेकेंडरी सेक्टर की टोटल प्रोडक्शन हुई है, फाइनल वैल्यू की बात कर रही हूं, 9 करोड़ की। टर्शरी सेक्टर में जो फाइनल वैल्यू की हम बोल सकते हैं फाइनल वैल्यू जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो थी 15 करोड़ की। तो अगर मैं सेक्टर वाइज भी चाहूं तो मैं वो भी बता सकती हूं, नहीं तो मैं तीनों को मिलाकर, कि देश में तीनों को मिलाकर तीनों सेक्टर्स को मिला दिया जाए और टोटल प्रोडक्शन ऑफ द नेशन की बात करी जाए तो वो हुई है 31 करोड़ की। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर गिव द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। तो उस सेक्टर के बारे में भी, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उस सेक्टर के अंदर, वो उस सेक्टर की टोटल प्रोडक्शन बताएंगी। और अगर आप इन सभी प्रोडक्शन, तीनों सेक्टर्स की प्रोडक्शन को जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि जीडीपी ऑफ द कंट्री। It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. It shows how big the economy is. All right? Clear है? तो जीडीपी का ये मतलब होता है कि तीनों ही सेक्टर्स में जो जो प्रोडक्शन हुई है, जब आप उसको आपस में ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, मिला दोगे, तो वो फॉर्म करेगा द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री। जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि प्राइमरी में 7 करोड़ वहां पे, तो फिर वो प्राइमरी का टोटल प्रोडक्शन है। लेकिन अगर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों को जोड़ दिया तो वो मिलाकर बनेगी हमारी जीडीपी, जो कि वैल्यू आई थी 31 करोड़। ठीक है, तो वो जीडीपी है कंट्री की। और जीडीपी का मतलब होता है कि जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के अंदर एक साल के दौरान प्रोड्यूस किए गए हैं, उस चीज की वैल्यू होती है जीडीपी। और जीडीपी जितनी ज्यादा होगी, मतलब उतना ज्यादा आपके देश में जो है हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई हैं, उतनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, और उससे पता चलता है कि कितनी बड़ी आपके देश की इकोनॉमी है। ऑलराइट, चलो इंडिया के अंदर ये जो टास्क होता है जीडीपी को मेजर करने का, ये हमारी जो केंद्रीय सरकार की मिनिस्ट्री होती है उसका टास्क होता है। साथ ही में ये जो मिनिस्ट्री है विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर प्राइसेस एंड देन एस्टिमेट्स द जीडीपी। तो बच्चों की मिनिस्ट्री अकेले नहीं, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के साथ अलग अलग जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं इंडियन स्टेट्स के, इंडिया की यूनियन टेरिटरीज के, वो सभी साथ में मिलकर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उन सबके प्राइसेस क्या हैं, और फिर जो है ये इतना बड़ा सा टास्क जीडीपी कैलकुलेट करने का वो एक तरीके से करते हैं। ठीक है, तो जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। ऑल राइट, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर का हम बोल सकते हैं एक हिस्सा कंप्लीट करा है, जहां पर हमने ये समझा कि 3 हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जहां पे अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने ग्रुप कर रखा है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं विच आर एक्चुअली which people perform by exploiting the natural resources, इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोला जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आती है, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। और उसके बाद टर्शरी सेक्टर के अंदर गुड्स नहीं सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। टर्शरी सेक्टर हेल्प करता है, एड करता है, सपोर्ट करता है प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को, और टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। इन तीनों ही सेक्टर्स के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी फाइनल वैल्यू को लिया जाता है और उनको एड अप करके निकाली जाती है कंट्री की जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे कि पता चलता है कि कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। ये टास्क परफॉर्म किया जाता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री द्वारा, और ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की मदद लेकर इस टास्क को परफॉर्म करते हैं और कंट्री की जीडीपी को निकालते हैं। अब बच्चों हमें ना एक और चीज पता चलती है कि शुरुआत से, जैसे जब से इंडिया को आजादी मिली उसके बाद से अगर हम अपनी इकोनॉमी को देखें तो देयर हैज बीन एन हिस्टोरिकल चेंज, ऐतिहासिक बदलाव आया है सेक्टर्स के मामले में। मतलब इनिशियली हमारा एक सेक्टर काफी प्रोमिनेंट होता था। इंडिया एक टाइम पे एग्रेरियन इकोनॉमी होती थी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है काफी ज्यादा प्रोमिनेंट था। But in the past 100 years, there has been a shift from secondary to tertiary in the developed countries, and
The service sector has become the most important in terms of the total production. Most of the working people are employed in the service sector. This is the general pattern observed in developed countries. बच्चों हम लोग इंडिया के अंदर ये देखते हैं कि इनिशियल टाइम पीरियड में जब हमको आज़ादी मिली थी तो मैक्सिमम लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर में काम करते थे और मैक्सिमम प्रोडक्शन वहीं पर हुआ करती थी. बट धीरे धीरे सर्विस सेक्टर में जो है नौकरियां जनरेट होने लगती हैं. बहुत से लोग प्राइमरी से मूव करके सर्विस सेक्टर में जाते हैं. फिर बहुत सारी सर्विसेज बढ़ने लगती हैं. धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर में जो है नौकरियां जनरेट होने लगती हैं. बहुत सारे लोग प्राइमरी से मूव करके सेकेंडरी में जाते हैं. फिर धीरे धीरे और नई नई सर्विसेज आने लगती हैं, आईटी सर्विसेज, टीचिंग प्रोफेशंस, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो ये सारी सर्विसेज में भी लोग शिफ्ट होने लगते हैं. पीपल मूव फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी. तो इस तरीके का शिफ्ट जो है, ऐसा नहीं कि सब छोड़ के भाग गए, मतलब बहुत से लोग प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के सेकेंडरी में आ जाते हैं. फिर बहुत से लोग सेकेंडरी के अंदर भीड़ मच जाती है. फिर बहुत से लोग ऐसे सेकेंडरी सेक्टर से और प्राइमरी सेक्टर से निकलकर टर्शरी सेक्टर में भी आते हैं. तो इस तरीके की एक हिस्टोरिकल शिफ्ट देखने को मिलती है. बट अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, जो आज विकसित देश हैं, वहां पर पिछले 100 सालों में सेकेंडरी सेक्टर से मूव करके मैक्सिमम पॉपुलेशन टर्शरी सेक्टर में आ गई है. वहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन टर्शरी सेक्टर में ही काम करती है और मैक्सिमम प्रोडक्शन भी टर्शरी सेक्टर में ही होती है. ये जनरल पैटर्न है जो कि डेवलप्ड देशों में देखा जाता है. बट क्या बच्चों इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है? तो ना, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है. ऑल्दो इंडिया के अंदर भी बहुत से लोग सेकेंडरी और बहुत से लोग टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आज भी मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में ही हैं. दे आर स्टिल वर्किंग इन द एग्रीकल्चर एंड द रिलेटेड सेक्टर. व्हाई? देखो, अगर हम बात करें जीडीपी के बारे में, ये आपको पूरा डेटा यहाँ पे दिख रहा है. 1973-74 में अगर आप देखोगे तो यार प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर का कुछ आसपास जीडीपी जनरेशन दिख रहा है, सेकेंडरी का थोड़ा कम दिख रहा है. बट अगर 2013-14 के डेटा को हम देखें तो आपको दिख रहा है कि सबसे कम शेयर जो है वो प्राइमरी सेक्टर का है, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा शेयर हमारे सेकेंडरी सेक्टर का है, और सबसे ज्यादा जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारा टर्शरी सेक्टर. ठीक है, ये इस चीज को याद रखना बच्चों कि जब कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की बात आती है तो नंबर 1 पे हमारा आता है टर्शरी सेक्टर, नंबर 2 पे आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और फिर नंबर 3 पे आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर. तो मैम ऑब्वियस सी बात है टर्शरी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसलिए हो रही होगी ना क्योंकि टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम करते होंगे. नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों. दुख की बात यह है कि मैक्सिमम पीपल इन आवर कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर. मैक्सिमम लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जीडीपी जनरेट कर रहा है टर्शरी सेक्टर. अरे भाई ये क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा. तो देखो, अगर हम यहां पर बात करेंगे टर्शरी सेक्टर की, तो टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस इतनी कैसे बढ़ गई? ऑलराइट, अब बच्चों ये ना क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हर साल ये एग्जाम में सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है, सबसे फेवरेट जवाब रहता है पूछने के लिए. व्हाट आर द रीजंस फॉर द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर? टर्शरी सेक्टर इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी की तरफ, तो उसके पीछे रीजंस क्या रहे हैं? क्यों हो रहा है ऐसा? इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कैसे कर रहा है? ऑल्दो लोग भी कम काम कर रहे हैं टर्शरी में, फिर भी. तो यार देखो, ऑब्वियस सी बात है किसी भी कंट्री को बेसिक सर्विसेज चाहिए होती हैं. बेसिक सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब, पोस्ट टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा. और ये हर देश में हर जगह पर ये सारी सर्विसेज चाहिए होती हैं, और इन सभी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए लोग भी चाहिए होते हैं. तो पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दीज सर्विसेज. तो बेसिक सर्विसेज तो एक रीजन हो गया.
दूसरा रीजन है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प एड सपोर्ट तो टर्शरी सेक्टर ही करता है ना, चाहे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, किसी भी सर्विस की बात हो। तो जितना ज्यादा ये सर्विसेज डेवलप होंगी उतना ही ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की भी डेवलपमेंट होगी। जितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, स्टोरेज जैसी सर्विसेज डेवलप होती जाएंगी उतनी ही ज्यादा मदद प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को भी मिलेगी और आगे बढ़ने के लिए और डेवलप होने के लिए। तीसरी चीज है राइज इन दी इनकम लेवल्स। अब धीरे धीरे जब लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, लोग ज्यादा कमाइयां करने लगते हैं, तो लोग और अच्छी अच्छी सर्विसेज को अफोर्ड करना चाहते हैं, और अच्छी सर्विसेज को अफोर्ड कर पाएंगे और अच्छी सर्विसेज को एक तरीके से हम बोल सकते हैं अवेल करना चाहेंगे। जैसे कि यार मैं पहले अगर कम पैसा कमाती हूँ, अब मैं ज्यादा पैसे कमाने लगी, मैं बोलूंगी कि अब मैं अपने बच्चे को ना सरकारी स्कूल नहीं प्राइवेट स्कूल में भेजूंगी, या फिर मैं बोलूंगी कि अब मैं इलाज अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं बल्कि एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल से कराऊंगी। फिर मैं बोलूंगी कि यार पहले ना मैं इस दुकान से शॉपिंग करती थी, अब मैं एक महंगे मॉल की दुकान से शॉपिंग करना चाहती हूँ। पहले मैं जो है खाना खा लेती थी, बट अब मैं हफ्ते में एक दिन एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहती हूँ। सो इट्स लाइक दैट, जितनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी उतनी ज्यादा आप उसको और अच्छे में खर्चा करना चाहोगे और ज्यादा बड़ी जगहों पे खर्चा करना चाहोगे। तो इट्स लाइक दैट। तो जैसे जैसे लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ने लगते हैं तो पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विसेज, जैसे बाहर खाना खाने जाना, टूरिज्म, घूमने जाना, हम बोल सकते हैं शॉपिंग करना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। एंड ये चेंज बहुत ज्यादा आप लोगों को सिटीज में दिखेगा, स्पेशली इन द बिग सिटीज। बड़े शहरों में भी आपको ये बदलाव देखने को मिलेगा। न्यू सर्विसेज, अब यहां पर बात हो रही है न्यू सर्विसेज की। Certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. यहाँ पे बच्चों न्यू सर्विसेज की बात हो रही है। अब सर्विस सेक्टर के अंदर ही ना नई नई सर्विसेज आती गई, जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आईटी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये सर्विसेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही हैं नई पीढ़ी के साथ आगे आने वाले टेक्नोलॉजिकल टाइम्स में। तो हम लोग देख सकते हैं कि इन सर्विसेज के अंदर भी डिमांड जो है लोगों की काफी ज्यादा बढ़ रही है, बहुत से लोग इन सर्विसेज में काम कर रहे हैं। तो इन 4 रीजंस की वजह से टर्शरी सेक्टर ने एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ रिसीव करी है, बहुत आगे बढ़ गया है टर्शरी सेक्टर, और बहुत ज्यादा लोग टर्शरी सेक्टर में काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 रीजंस क्या है याद रखिएगा। एक तो किसी भी जगह पर बेसिक सर्विसेज चाहिए होती हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई की, अस्पताल की, पुलिस स्टेशन की, पोस्ट टेलीग्राफ वाली। दूसरी चीज है प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में भी टर्शरी सेक्टर मदद करता है। जब टर्शरी सेक्टर में डेवलपमेंट होगी तो उन दोनों सेक्टर्स में भी साइड बाय साइड होगी। तीसरी चीज है इनकम लेवल्स जब लोगों की बढ़ती है तो लोग और अच्छी अच्छी सर्विसेज डिमांड करना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से और सर्विसेज को प्रोवाइड करना पड़ता है। चौथी चीज है नई सर्विसेज का आना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज के आने से भी टर्शरी सेक्टर में बूम हमें देखने को मिला है। तो इस वजह से यार टर्शरी सेक्टर में काफी एक ग्रोथ हमें देखने को मिली है और बहुत ज्यादा जो है जीडीपी की तरफ कॉन्ट्रीब्यूशन भी टर्शरी सेक्टर का हमें देखने को मिला है। लेकिन एक दुख की बात यहाँ पर भी है कि at one end there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers, and on the other end there are very large number of workers who are engaged in services such as small shopkeepers, repair persons, transport persons, etc. These people barely manage to earn a living and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them. Hence only a part of this sector is growing in importance. तो यार कुछ जगहों पर तो टर्शरी सेक्टर के अंदर बहुत हाईली स्किल्ड एजुकेटेड वर्कर्स काम कर रहे हैं जो काफी अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। ठीक है, अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, अच्छी खासी स्किल्स गेन कर रखी है, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है। बट दूसरी जगह पर बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जैसे कि रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट में जो लोग काम कर रहे हैं, स्मॉल छोटी छोटी दुकानें खोल के खड़े हैं, ठेले लगाकर बैठे हैं, वो भी तो सर्विसेज ही हैं। अब यार वो सर्विसेज परफॉर्म करना और हाईली स्किल्ड एजुकेटेड लेवल वाली सर्विसेज परफॉर्म करना है तो सब सर्विस सेक्टर का ही हिस्सा, बट देयर इज अ बिग डिस्पैरिटी। तो बहुत से लोग सर्विसेज परफॉर्म करके भी बिल्कुल पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, दे आर बेयरली मैनेजिंग टू अर्न अ लिविंग, मतलब रोटी कपड़ा मकान जैसी अपनी बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, एंड वो कहीं और जा भी नहीं पा रहे क्योंकि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी उन लोगों के लिए या कोई दूसरे अवसर भी उन लोगों के लिए मौजूद नहीं है। तो इस वजह से बच्चों टर्शरी सेक्टर के अंदर भी ध्यान रखिएगा कि ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस। हम ये बोल तो रहे हैं कि टर्शरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, बहुत से रीजंस की वजह से ग्रो कर रहा है, इंपॉर्टेंस में बढ़ रहा है, बट सारी सर्विसेज उस तरीके से नहीं बढ़ रही हैं। कुछ ही सर्विसेज जो कि हाईली स्किल्ड और हम बोल सकते हैं एजुकेटेड वर्कर्स को एम्प्लॉय करती हैं, वही सर्विसेज और ज्यादा आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो एक हिस्सा ही उस टर्शरी सेक्टर का है जो कि इंपॉर्टेंस में बढ़ रहा है। आगे देखिए,
नाउ बात ये आती है कि जब टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंस में बढ़ रहा है तो क्या वहां पे लोग भी सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं? नहीं, लोग सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, जो सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी की तरफ। तो ऐसा क्यों है? देखिए बच्चों, आप लोग देख सकते हो जीडीपी में शेयर हमने देखा था सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर का है, लेकिन काम लोग सबसे ज्यादा अभी भी प्राइमरी सेक्टर में कर रहे हैं। ऑल्दो ये 31% लोग जो कि टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम जीडीपी, बट मैक्सिमम लोग जो काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में वो सबसे कम जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग? ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं प्राइमरी सेक्टर में, जो कि बहुत कम जीडीपी कमा रहा है, और सबसे मतलब हम बोल सकते हैं, और टर्शरी सेक्टर में कम लोग होने के बाद भी बहुत ज्यादा जीडीपी टर्शरी सेक्टर जनरेट कर रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर में ऐसी कौन सी दिक्कत की बात है कि उसमें इतने ज्यादा लोग होने के बावजूद भी वहां पर एक तरीके से जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं जा पा रहा है? व्हाट कुड बी द रीजन? चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो यार ये बात तो बड़ी ही क्लियर है कि मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर में, और प्राइमरी सेक्टर जो बेचारा इतने सारे लोगों को काम पे तो रख के बैठा है, लेकिन वो लोग जो है जीडीपी की तरफ उतना कंट्रीब्यूट कर नहीं पा रहे हैं। सो प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, जीडीपी की तरफ तो इतना सा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग जो है काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में। एक सिमिलर शिफ्ट प्राइमरी सेक्टर में नहीं देखा गया इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे निकल के प्राइमरी सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स में नहीं गए हैं। प्रोडक्शन सर्विस सेक्टर में रोज बाय अबाउट 14 टाइम्स, 14 गुना जो है प्रोडक्शन बढ़ गई सर्विस सेक्टर की, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है सर्विस सेक्टर की वो सिर्फ 5 गुना बढ़ी थी। मतलब जितने पहले लोग एम्प्लॉयड थे 5 गुना लोग बढ़े, लेकिन जो प्रोडक्शन बढ़ी है वो 14 गुना बढ़ी है। दैट मीन सर्विस सेक्टर के थोड़े से एम्प्लॉयमेंट बढ़ने पे भी जीडीपी की तरफ बहुत ज्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट करा, लेकिन वहीं पे मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर स्टिल वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर में भी मैक्सिमम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन मेनली एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, एंड सिर्फ 1/6 ऑफ द जीडीपी को वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। Secondary tertiary sector produce the rest of the produce, whereas they employ less than about half of the people. कम लोग सेकेंडरी और टर्शरी में काम कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जीडीपी की तरफ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर में इतने ज्यादा लोग होने के बावजूद भी वो जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। तो फिर हो क्या रहा है यहाँ पे? दिक्कत क्या है यार? दिक्कत ये है कि there are more people in agriculture than is necessary, and even if you move a few people out, the production will not be affected. लोग जो हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो काम कर रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा हैं। अगर आप कुछ लोगों को प्राइमरी सेक्टर से निकाल भी दोगे तो भी प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आज 7 करोड़ की कमाई हो रही है, अगर थोड़े लोग निकल भी जाएंगे तो कल को भी 7 करोड़ की ही कमाई होगी, कोई ऐसे कम वम नहीं हो जाएगा कुछ। ठीक है, चलिए लक्ष्मी का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं क्या बात हो रही है। लक्ष्मी एक स्मॉल फार्मर है जिनका 2 हेक्टेयर का जो है अनइरिगेटेड लैंड है, जहां पे पानी वानी नहीं पड़ा है अभी, डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन। सिर्फ बरसात पर जो है लक्ष्मी निर्भर रहते हैं कि जब बरसात आएगी इरिगेशन मिलेगी, क्रॉप्स उग पाएंगे। और ये अपने लैंड पे ज्वार एंड अरहर जैसे जो है क्रॉप्स को उगाती हैं। इनके घर के पांचों मेंबर्स जो हैं इनकी फैमिली के अंदर, वो इसी लैंड पर काम करते हैं थ्रू आउट द ईयर। वाई यार? सिर्फ जमीन देख लो, 2 हेक्टेयर की जमीन है, पूरा परिवार उस जमीन पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि दे हैव नोवेयर एल्स टू गो। उनके पास कोई दूसरी एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं है, कोई दूसरी नौकरी नहीं है, इस वजह से उनको मजबूरन उसी जगह पर अपने घर की ही जमीन पे काम करना पड़ रहा है। अब यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, हर कोई काम कर रहा है, लेकिन कोई खाली नहीं बैठता है, बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड। लेकिन होता क्या है, जो उनका लेबर एफर्ट है वो बट गया है। ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड। हर कोई काम कर रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन कोई भी पूरे तरीके से फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए, दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। तो हो क्या रहा है, सपोज मम्मी किचन में एक सब्जी बना रही है, उस सब्जी बनाने के लिए सिर्फ मम्मी की जरूरत है, लेकिन वहां 4 और लोग घुस जाते हैं किचन में। अब हर कोई कुछ कर नहीं रहा है,
केओस और मच रहा है कि उतनी सी जगह में यार किचन में तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा है कोई। हर कोई बोल रहा है कि हम सब्जी बना रहे हैं, बट यार अगर एक इंसान भी वहां रहेगा तो सब्जी बन जाएगी ना। 4 लोगों की तो वहां जरूरत ही नहीं थी। तो 3 लोग जो वहां पे एक्स्ट्रा और आके खड़े हो गए, अगर उन्हें वापस भी अपने अपने कमरों में भेज दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज इस जमीन पे हो रही है। जमीन पे सपोज सिर्फ 2 या 3 लोगों की जरूरत है, लेकिन पांचों के पांचों लोग काम करे जा रहे हैं, जिनके काम करने से कुछ फायदा हो नहीं रहा। तो ना तो हर कोई अपने पूरे पोटेंशियल, पूरे एफर्ट को यूज करके काम कर पा रहा है, ठीक है, पूरे पोटेंशियल को यूज करके कोई काम नहीं कर रहा है। और प्लस जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो अगर वहां 2-3 लोग भी काम करते तो भी जनरेट कर लेते, 5 लोग भी उतना ही जनरेट कर पा रहे हैं। तो भाई लोग बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, यानी कि कोई भी पूरे तरीके से अपनी पूरी जद्दोजहद लगा के काम नहीं कर रहा है। सब ऐसे थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, प्रोडक्शन अपने आप ही हो रही है। अगर 2-3 लोग भी काम करते तो भी उतनी होती, 5 लोग भी काम कर रहे तो भी उतनी हो रही है। तो कुछ ज्यादा तो कुछ आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। सब काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई खाली बैठा है, पर हर कोई थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, पूरे पोटेंशियल को यूज करके काम नहीं कर रहा। इस वजह से एक तरीके से हर कोई अंडर एम्प्लॉयड है। या फिर बच्चों हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक अनएम्प्लॉयमेंट है, एक बेरोजगारी है जो छुपी हुई है, जो किसी को दिख नहीं रही, ठीक है। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन। ये एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जो छुपी हुई है। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई खाली बैठा, नहीं, खाली कोई नहीं बैठा, तो अनएम्प्लॉयड भी नहीं आप बोल सकते उसको, बट दिस इज अ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज समवॉट हिडन। एंड हम लोग देख सकते हैं, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो देयर आर एक्चुअली 3 नेम्स टू दिस: हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, 3 नाम से इसको जाना जाता है। सिंपल सी चीज है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर दिक्कत क्या है, इतने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रोडक्शन जो है बढ़ नहीं पा रही। क्यों नहीं बढ़ पा रही? क्योंकि वहां पे जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर वहां कम भी लोग काम करें तो भी उतनी ही प्रोडक्शन होगी। तो इस वजह से कुछ लोग अगर मूव आउट भी कर जाते हैं फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, इट वोंट अफेक्ट द सेक्टर, ठीक है। सपोज एक लैंडलॉर्ड, एक जमींदार सुखराम जो है वो आते हैं, या 1 और 2 मेंबर्स जो है लक्ष्मी के फैमिली के, उनको हायर करते हैं, अपने अंडर काम पे रखते हैं और अपनी जमीन पे काम करने के लिए ले जाते हैं। तो लक्ष्मी की फैमिली जो है अब एक्स्ट्रा इनकम कमा पाएगी थ्रू वेजेस। तो सपोज जो लक्ष्मी के 2 बच्चे थे उनको वो ले गए, सुखराम चलो आओ तुम मेरे फील्ड पे काम करो। तो यार अब लक्ष्मी के फील्ड पर भी उतनी प्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि जरूरत तो थी नहीं ना उन 2 लोगों की, तो वहां पर अभी भी उतना ही वो कमा रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा इनकम वो और अर्न कर पा रहे हैं 2 लोग जो कि अब अलग जगह पे जाके काम कर रहे हैं, दिहाड़ी कमा पा रहे हैं। सिंस यू डू नॉट नीड 5 people to look after a small plot, 2 people moving out will also not affect the production। 2 लोग अगर दूसरी जगह पे काम करने चले भी जाएंगे तो उससे लक्ष्मी के फील्ड पे कोई कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है बच्चों, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर में ही होती है, ये दूसरे सेक्टर्स में भी हो सकती है। जैसे कि देखिए, हमें लगता है सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में हो रही है, यस, मेजरली प्राइमरी सेक्टर में ही हो रही है, बट सर्विस सेक्टर के अंदर जो कैजुअल वर्कर्स हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स वो वर्कर्स हैं बच्चों जिनको रेगुलर बेसिस पे काम नहीं मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा, प्लम्बर है, कारपेंटर है, कोई रिपेयर वर्क करने वाले लोग हैं, पेंटर है, ठीक है। तो ये सारे लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं शहरों में आते हैं, गाँव वगैरह अपना छोड़कर आते हैं कि एक बहुत अच्छी इनकम कमाने के पर्पज से आते हैं, बट वहां पर बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, सो उन लोगों को जो है वही छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करना पड़ता है, और वो अपना गुजारा लायक भी पैसा नहीं कमा पाते। तो इन लोगों को डेली बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट यानी कि कामकाज ढूंढना पड़ता है, जैसे कि पेंटर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, रिपेयर पर्सन हो गए। तो ये छोटे मोटे काम करके अपना खर्चा निकालना पड़ता है। इनको डेली काम नहीं मिलता, जिस दिन काम मिलेगा उस दिन पैसा कमाएंगे, जिस दिन काम नहीं होगा उस दिन खाली हाथ रह जाएंगे। सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट। सड़कों पे भी आपने सर्विस सेक्टर के कुछ लोगों को देखा होगा, पुशिंग अ कार्ट, सेलिंग समथिंग, वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। तो कुछ लोग सड़कों पर ऐसे धकेल धकेल के अपनी कार्ट लेकर जा रहे हैं सामान बेचने के लिए, सब्जी वाले हो गए, फल वाले हो गए, कुछ खिलौने वाले हो गए, ठीक है। और ऐसे लोग पूरा दिन लगा देंगे, ऐसा नहीं कि वो मेहनत में कमी कर रहे हैं, बट स्टिल दे वोंट बी एबल टू अर्न मच। तो वो ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और बेहतर अवसर नहीं है, और कहीं जाने को नहीं है, स्किल्स नहीं है, उतनी एजुकेशन नहीं है, तो क्या करें, यहीं पे काम करना पड़ता है, यही सब काम करना पड़ता है। ऑलराइट, आगे अगर आप देखते हैं यहाँ पे बच्चों देखिए, हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट।
हम और रोजगार कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इन लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लक्ष्मी का केस लेते हैं, उनके 2 हेक्टेयर का प्लॉट था अनइरिगेटेड लैंड का। गवर्नमेंट जो है कुछ पैसा खर्च कर सकती है, पैसा दे सकती है, बैंक्स पैसा दे सकते हैं, उनको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके लिए कुआं वुआं बनवा सकते हैं ताकि उनकी फैमिली फील्ड को इरिगेट करे और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। लक्ष्मी will then be able to irrigate her land, take a second crop wheat during the rabi season। तो बच्चों एक तो तरीका देखो ये है, ठीक है, देखो एक तो तरीका ये है कि ये जो लोग हैं, अब आपने समझा कि जीडीपी की तरफ ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि पीपल आर अंडर एम्प्लॉयड। जितना उनका पोटेंशियल है काम करने का, जितना उनका पोटेंशियल है कमाने का, वो उतना कमा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो एक जगह पे, ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां उनकी जरूरत ही नहीं है। तो अगर लक्ष्मी के हम सॉर्ट ऑफ इनकम को और बढ़ाना चाहते हैं तो या तो हम ये कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो उनका अनइरिगेटेड लैंड है, ठीक है, उनके लिए कुछ लोन वगैरह प्रोवाइड कर दे ताकि एक कुआं कंस्ट्रक्ट हो जाए, उस कुएं से उनको रेगुलर वाटर सप्लाई आ जाए और उस पानी से वो अपने फील्ड को इरिगेट कर सके ताकि राबी सीजन के अंदर भी वो कोई एक क्रॉप जैसे कि वीट को उगा सके, तो उससे उनके फील्ड पे प्रोडक्शन बढ़ पाएगी, उनकी फैमिली इनकम को इंक्रीज किया जा सकता है। लेट अस ऑल्सो सपोज दैट 1 hectare ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 people फॉर 50 days इंक्लूडिंग सोइंग, वाटरिंग, फर्टिलाइजर, एप्लीकेशन, हार्वेस्टिंग। तो हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि अगर 1 हेक्टेयर वीट, अगर आप 1 हेक्टेयर जो है यहाँ पर वीट की प्रोडक्शन करते हो तो उससे 2 लोगों को 50 दिन का रोजगार मिलता है हर काम को जोड़कर, तो फिर उससे थोड़ा और बेहतर आप यूटिलाइज कर पाओगे अपनी लेबर का। Suppose Lakshmi and other farmers produce much more than before, they would also need to sell some of this, and for this they may need to require transport for their products to a nearby town. If the government invests some money in transportation, storage of crops, or makes better rural roads so that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. तो यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे लक्ष्मी और बाकी फार्मर्स जो हैं, अगर वो उनको ऐसे पानी की फैसिलिटी मिले और वो ज्यादा पहले के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें, अब आगे क्या स्टेप होगा कि उनको ये जो प्रोड्यूस है, जो भी उन्होंने खेती बाड़ी करके जो उनकी फसल है, उस फसल को बेचना भी है, मार्केट में बेचना है। अब मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा पैसा लगाती है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज फैसिलिटी को बेहतर करने के लिए ताकि उनकी जो फसल है वो खराब भी ना हो और ट्रांसपोर्ट होकर मार्केट तक, शहरों तक पहुंच सके, बेटर जो है गांव की सड़कें बनाई जाती हैं ताकि मिनी ट्रक्स हर जगह पहुंच सके, तो बहुत सारे फार्मर्स लक्ष्मी की तरह के पास वाटर का एक्सेस हो जाएगा और वो क्रॉप्स को उगा पाएंगे और क्रॉप्स को बेच भी पाएंगे। Lakshmi's needs is not confined to water alone. To cultivate the land, she also needs seeds, fertilizers, agricultural equipments, pump sets to draw water. Being a poor farmer, she cannot afford many of these. तो लक्ष्मी की जो जरूरतें हैं वो सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है। अगर उन्हें अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करनी है तो उस खेती को करने के लिए उनको सीड्स चाहिए, बीज चाहिए, उनको जो है फर्टिलाइजर्स चाहिए, ठीक है, उनको जो है एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स चाहिए, पंप सेट्स चाहिए पानी निकालने के लिए, तो ये सारी चीजें उनको चाहिए। और क्योंकि वो एक गरीब किसान है बच्चों, वो इन चीजों को अफोर्ड ही नहीं कर सकती। इस प्रॉब्लम को टैकल करने का एक दूसरा तरीका ये है टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्री सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड। तो देखो यार, ऑब्वियसली बात है कि उनके पास पैसा नहीं है और ऐसे बहुत से किसान हैं जो गरीब है जिनके पास पैसा नहीं है। सो डेफिनेटली अगर इन किसानों की मदद करनी है, अगर उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने में मदद करनी है तो बैंकिंग सर्विसेज, लोन सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज को और बेहतर बनाना पड़ेगा ताकि लक्ष्मी और लक्ष्मी जैसे फार्मर्स जो हैं लोन लेकर, उधार लेकर थोड़ा बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करके और ज्यादा प्रोडक्शन कर सके और ज्यादा पैसा कमा सके, क्योंकि उससे डेफिनेटली उनकी तो कंडीशन इंप्रूव होगी ही, लेकिन कंट्री के लिए भी ज्यादा जीडीपी जनरेट होगी, कंट्री भी और ज्यादा डेवलप्ड हो सकती है। एक और तरीका क्या है कि आप रूरल एरियाज के अंदर, सेमी रूरल एरियाज के अंदर जहां पे बहुत से लोग काम करते हैं वहां पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को खोलो। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जैसे कि बहुत से फार्मर्स अगर अरहर की दाल उगाते हैं, चिकपी, छोले उगाते हैं, तो दाल का एक मिल बना दो, एक छोटा सा दाल का मिल बना दो, ठीक है, ताकि वो वहीं से फार्मर्स जो है उन रूरल एरियाज तक वो चीज पहुंचा दें फसल को, और उसके बाद वहीं पर जो है वो हमारे दाल मिल के अंदर जो है, ठीक है, प्रोसेसिंग हो जाए और फिर ये दाल जो है प्रोसेसिंग के बाद सिटीज में पहुंच जाए। और तो इन इंडस्ट्रीज के खुलने से भी, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज अगर खुलेंगी तो और भी लोगों को सेमी रूरल एरियाज के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सकती है। साथ ही में बच्चों, विलेजेस अगर फॉरेस्ट एरियाज, जंगलों के नजदीक है तो वहां पर हनी कलेक्शन सेंटर्स को भी स्टार्ट करा जा सकता है, जहां पे फार्मर्स जो हैं वो वाइल्ड हनी कलेक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट एरिया से और फिर उनको बेच सकते हैं।
It is also possible to set up industries that process vegetables, agricultural produce like potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits, which can be sold in outside markets. ये भी पॉसिबल है कि आप इंडस्ट्रीज को सेटअप करो जहां पर वेजिटेबल्स को प्रोसेस किया जाता हो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जैसे कि पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, राइस है, व्हीट है, टमेटो है, फ्रूट्स है, तो इन सब चीजों को प्रोसेस करा जाता हो और फिर इनको मार्केट्स में बेचा जाए। तो इन सब चीजों की वजह से बच्चों एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है इंडस्ट्रीज में जो कि सेमी रूरल एरियाज में लोकेटेड हैं। जरूरी नहीं है कि अर्बन एरियाज तक ही लोगों को जाना है, ग्रामीण क्षेत्र छोड़ कर काम ढूंढने के लिए। आप रूरल एरियाज में, सेमी रूरल एरियाज में भी काम जनरेट कर सकते हो, उस पर्टिकुलर सेक्टर में भी आप काम जनरेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के किसी दूसरे सेक्टर में ही काम करने जाना है, ठीक है। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आपको पता चला होगा कि हाउ वर्क कैन बी जनरेटेड इन द सेम सेक्टर एज वेल। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी प्लानिंग कमीशन द्वारा, नियरली एस्टिमेट करा गया था कि 20 लाख नौकरियां एजुकेशन सेक्टर में भी क्रिएट की जा सकती हैं। अगर हम हेल्थ सेक्टर को भी इंप्रूव करें, हेल्थ सिचुएशन जो स्वास्थ्य की स्थिति है हमारे देश में, उसको भी अगर हम बेहतर बनाने की कोशिश करें तो ज्यादा डॉक्टर, ज्यादा नर्सेज, ज्यादा हेल्थ वर्कर्स हमको चाहिए होंगे रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी। सेम स्टडी प्लानिंग कमीशन की ये भी बोलती है कि अगर टूरिज्म सेक्टर को इंप्रूव करा जाए तो हर साल हम जो है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं टू मोर देन 35 लाख पीपल। 35 लाख से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म सेक्टर अकेला ही दे सकता है। तो आई होप ये बात आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर हो गई है। मनरेगा 2005 की बात करते हैं बच्चों। मनरेगा 2005 क्या है? ये एक और हमारी स्कीम है गवर्नमेंट की, जो कि उन्होंने स्टेप लिया है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार भारत की जो है, उसने एक कानून बनाया जहां पर राइट टू वर्क यानी कि काम करने के अधिकार को लागू किया गया इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। 625 भारत के जिलों में इस राइट टू वर्क को लागू करा गया। और यहां पर बच्चों इस एक्ट को बोला जाता है द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005। तो 2005 में ये एक्ट आई थी, मनरेगा इसको बोला जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। आगे देखिए, तो इस एक्ट के तहत जितने भी लोग काम कर सकते हैं और काम की जरूरत में है रूरल एरियाज के अंदर, उनको 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी की जाती है इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। तो दोज हु आर एबल टू, दोज हु आर विलिंग टू, दो चीजें हैं कि जो काम कर सकते हैं और जो काम करना चाहते हैं, उनको 100 दिन का रोजगार सरकार द्वारा दिया जा रहा है हर साल में। तो आप बाकी कुछ भी काम करो, लेकिन 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको गवर्नमेंट अपनी साइड से गारंटी करके दे रही है। और अगर बच्चों देखो, अब यहां पर ना ये भी सवाल उठता है कि मैम सपोज कोई इंसान गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट के पास कोई काम ही नहीं है देने को, मतलब अभी कोई काम हाल फिलहाल चल नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर उस इंसान को तो काम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं कमा पाएगा वो इंसान। तो अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है अपने इस वादे में और एम्प्लॉयमेंट किसी को नहीं दे पाती, तो उसकी जगह पर जितने उसके पैसे बनते हैं 100 दिन के, वो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की तरह उसको दे देगी। तो जैसे सपोज मैं गवर्नमेंट के पास जाती हूँ कि मेरे को काम चाहिए, वो कह रहे हैं यार अब तो कुछ नहीं है, रोड भी नहीं बन रही, कुछ नहीं हो रहा, अब क्या काम दे तुमको? तो मैं कहूंगी बट आपने अपनी एक्ट में तो बोला है कि 100 दिन का काम मिलेगा। तो कहेंगे ठीक है, हम काम नहीं दे सकते ना, कोई नहीं, बट जो पैसे बनते हैं उतने दिन के वो हम तुम्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के तौर पर दे देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कैन नॉट फॉल्टर इन व्हाट इट हैज सेड। अब बच्चों यहां पर एक और क्लासिफिकेशन आता है सेक्टर्स का, जो कि है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। अब यार देखो, लोग जिन वर्किंग कंडीशंस में काम करते हैं वो भी दो अलग तरीके की वर्किंग कंडीशंस होती हैं। कुछ लोग ऑफिसेज में काम करते हैं, सैलरीज उनको एक फिक्स्ड डेट पे मिल जाती हैं, जॉब सिक्योरिटी उनके पास होती है, बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन के बेनिफिट्स मैं बोल सकती हूँ, साथ ही में ग्रेट्युइटी, मेडिकल लीव, सिक लीव्स, ये सारी फैसिलिटीज उनको दी जाती हैं। तो ये सेक्टर जहां पे हर चीज ऑर्गेनाइज है, जहां पे हर चीज गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलती है, उसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। वहीं पे एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पे, जैसे आपने देखा होगा कि यार कुछ लोग जो होते हैं उनको काम पे रखा जाता है 1-2 दिन के लिए। किसी दुकान वाले ने अपनी दुकान में एक सर्वेंट के तौर पे किसी को रखा, ठीक है, उसको थोड़े दिन के लिए रखा, 1 महीने के लिए रखा, उसको जो है डेली जितने दिन वो काम पे आता है उसको उस दिन की दिहाड़ी देते हैं, और फिर उसके बाद उसको 1 महीने बाद बाय बाय बोल दिया, किसी और को रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ना तो जॉब सिक्योरिटी है, ना ही आपके पास एक फिक्स डेट पे सैलरी आ रही है, ना कोई सिक लीव है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिल रही है, ना कोई मेडिकल लीव है, तो नथिंग, यू आर गेटिंग नो बेनिफिट्स। कोई भी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं। जिस दिन आप काम पे आते हो बस उस दिन का पैसा मिलता है, बाकी दिन का पैसा भी नहीं मिलता है। तो ऐसे सेक्टर को हम अनऑर्गेनाइज बोलते हैं, जहां पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं माने जाते। एक बारी पॉइंटर्स को देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका जो डिफरेंस है ना, एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस
बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. सो सी, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर. तो जिस बेसिस पे आपको काम पे रखा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर लेटर है, जो भी है, तो वहां पे हर चीज मेंशन्ड होगी कि यार देखो दीज आर योर बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एश्योर्ड वर्क आपको मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी आपको मिल रही है. ठीक है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होंगे, जॉब बिल्कुल रेगुलर है. अगर लोग ज्यादा काम करेंगे तो उनको जो है ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा. वर्कर्स को सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलती है ना. ऐसे ही आपको कोई नहीं निकाल सकता. अगर निकालेंगे तो उसका एक वैलिड रीजन देना होगा, और 1-2 महीने की, मतलब वो पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि 1-2 महीने की सैलरी देंगे और आपको टाइम भी देंगे दूसरी नौकरी ढूंढने का. ठीक है, और अगर आप खुद से भी निकलोगे तो आपको नोटिस पीरियड वगैरह सर्व करना होगा. ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एम्प्लॉइज जो है उनको मेडिकल बेनिफिट, सेवरल और बेनिफिट, जैसे प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी हो गई, सिक लीव्स की फैसिलिटी हो गई, पेड लीव्स की फैसिलिटी हो गई. तो ये सारी चीजें जो है मिलती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में. वहीं पे अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करो तो यहाँ पे स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स हैं. छोटे छोटे यूनिट्स में लोग काम कर रहे हैं. जैसे किसी ने ऐसी ठेला लगा रखा है, कोई ऐसी बेच रहा है कुछ सामान. ठीक है, स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स, ऐसे फैले हुए यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल के बिल्कुल बाहर. लो पेड जॉब्स हैं, बहुत कम पैसा इनका मिलेगा क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड लेबर नहीं काम करती, एजुकेटेड लेबर नहीं काम करती, और ये जॉब्स जो है रेगुलर भी नहीं होती हैं. जिस दिन काम करोगे उस दिन का पैसा मिलेगा, फिर बाय. एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है. लोगों को कभी भी किसी बिना कारण दिए भी नौकरी से निकाला जा सकता है. कोई भी बेनिफिट वर्कर्स के लिए अवेलेबल ही नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. आप लोग कौन से सेक्टर में काम करना चाहेंगे बच्चों? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. एक और यहां पर हम देखेंगे. हाँ जी, तो यहाँ पे बच्चों बात आती है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स है उनके पास ना तो जॉब सिक्योरिटी है, ना ही कोई बेनिफिट है, कभी भी उनको निकाल दिया जाएगा. तो ऐसे वर्कर्स को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्सपैंड तो हो रही है, बढ़ तो रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे. ये भी कॉमन है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेस भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गए हैं. बहुत से बच्चों आजकल जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर फर्म्स हैं, एंटरप्राइजेस हैं, ऑफिसेज हैं, जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस मानना नहीं चाहते, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम लोग बिना गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस के ऑपरेट करेंगे तो हम कभी भी अपने एम्प्लॉयज को निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हमें कोई मतलब बहुत सारी चीजों से बचना है और एम्प्लॉयज को कभी भी निकालना है मनमर्जी के हिसाब से, तो वो लोग नहीं मानते हैं. 1990 से इट इज ऑल्सो कॉमन टू सी कि बहुत सारे वर्कर्स अपनी नौकरियां खोते जा रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में. ये वर्कर्स जो है, अच्छा अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी खो देंगे, कहीं और जाने को नहीं है, सो समहाउ दे आर फोर्स्ड टू टेक अप जॉब्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और फिर उन्हें सारा वो जो गलत चीजें हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वो झेलनी पड़ती हैं. रूरल एरियाज के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर मेनली लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, आर्टिसंस, ये सारे लोग मौजूद होते हैं. तो वही लोग जिनके पास अपनी जमीनें नहीं हैं, जो किसी दूसरे की जमीन पे काम कर रहे हैं. स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, बहुत छोटी छोटी जमीनें हैं. शेयर क्रॉपर्स, जो दूसरों के साथ मिलकर उनकी जमीनों पे काम करते हैं. आर्टिसंस, ऑल ऑफ दोज पीपल. तो ये फार्मर्स जो है इनको सपोर्ट चाहिए, एडिक्वेट फैसिलिटी चाहिए ताकि इनकी सीड्स की टाइमली डिलीवरी हो सके. इनको एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट यानी कि लोन वगैरह की फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटीज, मार्केटिंग आउटलेट्स, ये सारी चीजें मिल सके. अर्बन एरियाज के अंदर, शहरों के अंदर अगर देखा जाए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर मेनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, कैजुअल वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपने देखे होंगे काम करते हुए. ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बहुत से लोग काम कर रहे हैं. बहुत से लोग सड़कों पे आपने सामान बेचते हुए देखे होंगे. स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हेड लोड वर्कर्स हैं, सब सर पे अपना जो है बोझा उठाकर, ईंटें पत्थर उठाकर इधर से उधर घूम रहे होते हैं. गारमेंट मेकर्स हैं, कपड़े बनाने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं. रैग पिकर्स हैं, कूड़ा उठाने वाले लोग हैं. तो बहुत से लोग जो हैं बच्चों ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, वेयर देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो ऑब्वियसली इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? देयर इज अ वेरी वेरी बेसिक थिंग कि गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिंजेंट मेजर्स ले. तो ये ना एक्चुअली आपको खुद से लिखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसी चीज एग्जिस्ट ना करे, जहां पर हर चीज को गवर्नमेंट लॉज और हर चीज से ऑपरेट होना पड़े, ताकि बच्चों वर्कर्स को भी बहुत सारे जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट हो सके, वहां पर उनको सारे बेनिफिट्स मिल सके. तो गवर्नमेंट हैज टू एंश्योर दोज थिंग्स एंड नॉट लेट दीज फर्म्स ऑपरेट. ठीक है, ऑलराइट. नाउ प्लस हाँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर में और नौकरियां जनरेट होनी चाहिए. अब एक और टाइप का जो लास्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओन कौन करता है. और इस बेसिस पे दो सेक्टर्स हैं बच्चों, एक पब्लिक सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है. पब्लिक सेक्टर यानी कि जो पब्लिक के लिए है, जो जनता जनार्दन के लिए है, और जाहिर सी बात है कि इस सेक्टर की ओनरशिप होगी सरकार के पास में.
गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम एसेट्स ओन करता है और सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन द पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पर ओनरशिप ऑफ एसेट्स जो है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज यहाँ पे एसेट्स ओन करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो सिंपली डिफरेंस क्या है, यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज जो है वो एसेट्स बनाएंगे, वो प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज, और यहाँ पे वही काम सरकार करेगी। पब्लिक सेक्टर के अंदर बच्चों मेन मोटिव क्या है, मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि पब्लिक वेलफेयर है, लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, कम रेट पर लोगों को जो है सुविधाओं को प्रोवाइड करने के लिए आए हैं। पब्लिक वेलफेयर इज द मेन गोल, द मेन पर्पस, नॉट अर्निंग प्रॉफिट। बट प्राइवेट लोग जो हैं यार, वो तो देखो अपना सिर्फ प्रॉफिट कमाने आए हैं, ओनली गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल सा ये डिस्टिंक्शन है। अब यहां पर बात जो लास्ट बात आती है वो ये है कि गवर्नमेंट के लिए या पब्लिक सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बच्चों, हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि हम बोल सकते हैं कि गरीब है, बहुत पुअर है, एंड ऑल ऑफ द पीपल कैन नॉट अफोर्ड द प्राइवेट सर्विसेज। प्राइवेट अस्पतालों में हर कोई नहीं जा सकता है इलाज करवाने के लिए, प्राइवेट स्कूल्स में हर कोई अपने बच्चों का दाखिला नहीं करवा सकता है। तो इस वजह से कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी ही पड़ती हैं। और गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट जो है बच्चों अपना पैसा रेज करती है, गवर्नमेंट को भी तो पैसा कमाना है, अपना टैक्सेस के थ्रू रेज करती है, अपने पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के थ्रू रेज करती है। ठीक है, government has to undertake heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone। और बच्चों गवर्नमेंट का ये जो मेन मकसद रहता है वो ये है कि देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी को जो है सर्विसेज मिल सके, सारी सर्विसेज मिल सके, सबकी पहुंच में हर सर्विस आ सके, और उसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चा भी करती है लोगों के लिए। सम एक्टिविटीज जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी पड़ती है। द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस द गवर्नमेंट एनकरेजेस इट। प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करती है गवर्नमेंट कि वो भी अपने बिजनेस को कंटिन्यू करें, और एनकरेज करती है उनको। साथ ही में देखो और क्या करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस, स्टोर्स इन द गोडाउन, सेल्स इट एट अ लोअर प्राइस टू द कस्टमर्स थ्रू द राशन शॉप्स। तो बच्चों हम देखते हैं गवर्नमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करती है जहां पे गवर्नमेंट किसानों की भी मदद करती है और जनता की भी मदद करती है। तो गवर्नमेंट सबसे पहले तो किसानों के पास जाती है और किसानों को बोलती है कि हम आपसे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पर आपके क्रॉप्स को खरीदेंगे, कि अगर मार्केट में आपको आपकी फसल का कम दाम मिल रहा है तो एटलीस्ट यू हैव दिस श्योरिटी कि हम आपसे एक फिक्स्ड प्राइस पर वो सामान खरीद ही लेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट फार्मर्स की मदद करती है। अब उनसे जो है वो व्हीट और राइस का बहुत ज्यादा स्टॉक खरीदती है और फिर उसको अपने गोडाउन्स वगैरह में स्टोर करके रखती है अच्छे से। अब बच्चों बहुत सारा ये बफर स्टॉक क्रिएट करने के बाद गवर्नमेंट इस बफर स्टॉक को जो जनता होती है, जो गरीब लोग होती है, उसको एक बहुत कम दाम पर राशन शॉप्स के थ्रू बेच देती है। ठीक है, तो यहाँ पर गरीबों की भी मदद हो रही है, गरीबों को भी राशन दिया जा रहा है बहुत कम दाम पर, सब्सिडाइज्ड रेट्स पर, और वहीं पे फार्मर्स की भी हेल्प हो रही है क्योंकि फार्मर्स का सामान गवर्नमेंट ने खरीदा है एक अच्छे दाम पर। ऑलराइट, दोनों की हेल्प करी। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, एंड गवर्नमेंट को उन सब चीजों पर खर्चा करना ही पड़ता है। एजुकेशन हो गई, हेल्थ सर्विसेज हो गई, ठीक है, हाउसिंग फैसिलिटीज हो गई, गरीब लोगों के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फूड न्यूट्रिशन सर्विसेज हो गई। पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री जो है, जो सबसे ज्यादा दूर दराज के एरियाज है, रिमोट इलाके हैं, या फिर जहां पे सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, तो इन एरियाज को भी जो है ढंग से उन एरियाज की भी डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट को ही करना है, उन लोगों का ख्याल भी गवर्नमेंट को ही रखना है। सो इट इज अ वेरी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज पीपल। और इसी के साथ बच्चों हमारा जो है आज का चैप्टर और आज की क्लास दोनों ही होते हैं कंप्लीट। कैसी लगी आज की क्लास मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है बच्चों, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।